बच्चों, आज हम लोग URTS 18 के फिजिक्स पोर्शन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में आपसे कहा गया है कि द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज y इक्वल टू 2a sin 2 pi ct by lambda cos 2 pi x by lambda. Which of the following statement is wrong? Okay. The unit of ct is same as that of lambda. बताओ ct यानी वेलोसिटी इनटू टाइम, जो कि डिस्टेंस बनेगा, लैम्डा भी डिस्टेंस है। तो क्या बताओ, पहला स्टेटमेंट सही है, आपसे रॉन्ग पूछा गया। ओके, यानी ये हमारा आंसर होने वाला है। यूनिट ऑफ x इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा, x भी डिस्टेंस है, लैम्डा भी डिस्टेंस है, लेंथ है। तो बताओ ये स्टेटमेंट भी सही होगा, हमें गलत की तलाश है। द यूनिट ऑफ 2 पाई c बाई लैम्डा, तो बताओ 2 पाई तो एक यूनिटलेस नंबर हुआ, c बाई लैम्डा, c यानी वेलोसिटी, तो lt माइनस 1 अपॉन लैम्डा की लेंथ l, तो ये हो गई इसकी डायमेंशन t माइनस 1, राइट, इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा t। ओके, तो बताओ अगर इसकी डायमेंशन निकालोगे तो इसकी डायमेंशन x अपॉन लैम्डा t, x हुआ l, क्या बताओ लैम्डा हुआ l, ये t, तो इसकी भी t माइनस 1। तो बताओ ये भी सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, कह रहे हैं द यूनिट ऑफ c बाई लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x बाई लैम्डा। c इज स्पीड एंड x इज डिस्टेंस, और दोनों को आपने लैम्डा से डिवाइड किया है। तो बताओ ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत होता होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विद अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट। ठीक है, between his father and mother located 50 meter apart on a moving belt, the belt moves with a speed of 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास एक बेल्ट है, जो बेल्ट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, राइट। ये जो चाइल्ड है, ये इसके पिताश्री, ये इसकी माताश्री। ओके, तो बताओ ये जो भाई साहब हैं, ये टू एंड फ्रो ऐसे रन कर रहे हैं, तो इनकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है विद रिस्पेक्ट टू, इट इज 9 किलोमीटर पर आवर बट इट इज विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, राइट। ये दिया हुआ, और बेल्ट जो है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से देख रहा है। फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म द स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट इज। ओके, तो बताओ जो चाइल्ड है ये जब बेल्ट के मोशन की डायरेक्शन में ही हो तब के लिए आपको बताना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। चाइल्ड की वेलोसिटी बेल्ट के रिस्पेक्ट में है 9, डायरेक्शन आई क्या, बेल्ट की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में है 4, डायरेक्शन आई क्या, ये हुआ कितना 13 आई क्या, यानी आ गया 13 किलोमीटर पर आवर। ओके, यानी ऑप्शन हमारा फोर्थ यहाँ पे सही होता हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट, इफ he crosses the river in minimum time he takes 10 minutes with a drift of 120 meter. If he crosses the river taking shortest route he takes 12.5 minutes. Find the velocity of boat with respect to water. बोट की वेलोसिटी बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो बताइए ये जो लेंथ है, ये लेंथ को हम L मानते हैं। ओके, कहा गया है, अच्छा ये शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना चाहता है, यानी उस टाइम पर्सन क्या बताओ अपना पूरा का पूरा एफर्ट इधर देगा। जो रिवर की वेलोसिटी u है इसको इधर बहा के ले जाएगी। तो बताओ इसने कितना टाइम लिया क्रॉस करने में, 10 मिनट। ठीक, तो बताओ जो टाइम इसको लगा 10 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 मिनट में l डिस्टेंस चली इसके अलोंग और वेलोसिटी v, तो l बाई v, राइट। क्या बताओ ये जो ड्रिफ्ट दिया है, ये ड्रिफ्ट दिया है 120। तो बताओ u की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, u इक्वल टू क्या बताइए, टाइम कितना लगा था 10 मिनट, राइट। तो u इंटू 10 इक्वल टू आ गया 120, तो u की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर मिनट। ओके, बता दूसरी बार आपसे कहा गया, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं मान लीजिए। दूसरी बार के लिए आपसे कहा गया है इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग द शॉर्टेस्ट राउट ही टेक्स 12.5 मिनट। ओके, तो बताओ शॉर्टेस्ट रूट से अगर ये क्रॉस करेगा यानी ये ऐसे जंप करेगा, तो ये पर्सन की स्पीड ये होगी, रिवर की स्पीड ये होगी। तो बताइए यहां पे ये जो कंपोनेंट बचेगा, ये बचेगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, राइट।
लेंथ कितनी है l। तो बताओ जो टाइम लगा अब वो लगा 12.5 इक्वल टू आप लिखेंगे क्या l अपॉन रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके बताइए। चलिए तो देखें, तो अब अगर हम यहां डिवाइड कर दें तो 10 अपॉन 12.5 इक्वल टू लिखा जाएगा l बाई वी इंटू रूट अंडर, ये हुआ कितना, ये हुआ रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। तो एल बाई वी इंटू ये हुआ रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई एल। ओके, ये कैंसिल होते हुए तो बताएं ये हो जाएगा तुम्हारे पास, स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये 4/5 आया पहले तो, इक्वल टू रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी, राइट। या इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ओके बता, तो अब देखें स्क्वायर करते हैं यहाँ पे तो आ जाएगा 16/25 इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इक्वल टू 9/25, यानी बताइए u बाई वी आ गया 3/5। ओके, u की वैल्यू थी 12 तो 12/v इक्वल टू आया 3/5। ओके, ये हुआ तुम्हारे पास 4। तो बताओ यहाँ से जो v है इस v की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर मिनट। ओके, 20 मीटर पर मिनट। तो बताइए जो तुम्हारा आंसर हुआ वो पहला हुआ यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं इन द सिस्टम शोन इन द फिगर द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg मास इज। 1 kg मास का एक्सेलरेशन पूछा गया। तो देखें 1 kg मास का एक्सेलरेशन, तो बताएं सबसे पहले यहाँ पे टेंशन T, तो यहाँ पे टेंशन T, 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 यहाँ पे 2T, यहाँ पे 2T। तो बताओ अगर इसका एक्सेलरेशन a तो इसका एक्सेलरेशन बनेगा 2a, राइट। तो बताओ नीचे लगा कितना 4g, ऊपर लगा 2t। ओके, तो बताओ ये जो a एक्सेलरेशन से है ये जाएगा कहाँ, नीचे a एक्सेलरेशन से, और ये जाएगा कहाँ, ऊपर, कितने से, 2a से। तो इसके लिए इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे, 4g माइनस 2t इक्वल टू 4 इंटू a, राइट। इसके लिए लिखोगे क्या, t माइनस g इक्वल टू 1 इंटू 2a। 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो बन जाएगा क्या, 2t माइनस 2g इक्वल टू 4a, राइट। और बताओ इसको अगर लिख दें तो 4g माइनस 2t इक्वल टू आ गया 4a, राइट। 2t से 2t कैंसिल हुआ, ये बचा हमारे पास 2g इक्वल टू 8a, a की वैल्यू आ गई कितना, g/4, राइट। हमें चाहिए इस a0 की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg, तो 1 kg का एक्सेलरेशन a0 इक्वल टू 2a है, यानी ये हो गया कितना, g/2, यानी ऑप्शन हमारे पास कौन सा, तीसरा यहाँ पे आता हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं mass of A equal to 10 kg, coefficient of static friction is 0.2, coefficient of kinetic friction is 0.2, then mass of B to start motion is। तो बताओ यहाँ पे लगेगा mg, यहाँ पे T, यहाँ पे T, यहाँ पे T, यहाँ पे T, यहाँ पे आएगा फ्रिक्शन, ठीक, Fs max। तो बताओ जब ये Fs max mg के बराबर होगा तब ये जस्ट अबाउट टू स्लिपिंग का मामला बनेगा। ये 10 kg है तो Fs max यानी म्यू इंटू एन इक्वल टू एम जी, म्यू की वैल्यू 0.2, एन की वैल्यू 10 इंटू जी इक्वल टू एम इंटू जी, जी से जी कैंसिल, बताइए एम की वैल्यू 2 kg आती हुई, यानी ऑप्शन तुम्हारा पहला सही होता हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं रेशियो ऑफ डायमीटर, लेंथ एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर shown in figure are PQ and are respectively, then the corresponding ratio increase in their lengths would be।
लेंथ में क्या इंक्रीमेंट होगा। तो देख लें, F इक्वल टू एफ अपॉन ए इक्वल टू हम लिखते हैं यंग मॉडुलस इनटू डेल्टा एल वाई एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू हो गई एफ एल वाई वाई ए। ओके, तो डेल्टा एल स्टील के लिए लिखेंगे हम फोर्स ऑन स्टील इनटू लेंथ ऑफ स्टील अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील, राइट। डेल्टा एल ब्रास के लिए लिखेंगे फोर्स ऑन ब्रास, ओके, इनटू लेंथ ऑफ ब्रास अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास और ये एरिया ऑफ ब्रास, राइट। दोनों को किया डिवाइड, तो डेल्टा एल स्टील अपॉन डेल्टा एल ब्रास तुम्हें मिला एफ एस अपॉन एफ बी, ठीक। बताओ एरिया को हम लिखें तो या तो एरिया लिख लें हम सीधे, क्या लिख लें, क्योंकि आपको डायमीटर का रेशियो दिया है तो हम यहाँ डायमीटर लिख लेते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ स्टील का स्क्वायर और ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ ब्रास का स्क्वायर, राइट। ये हो गया। तो बताइए ये अगर डिवाइड किया तो बचा एफ एस अपॉन एस बी एफ बी इंटू एल एस अपॉन एल बी इंटू बताइए ये हो जाएगा डी बी अपॉन डायमीटर ऑफ स्टील का होल स्क्वायर, राइट, इंटू ये हो गया तुम्हारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील का होल स्क्वायर, राइट। बताओ फोर्स ऑन स्टील कितना लगा, तो आपने कहा 2 MA 3 MA स्टील पे फोर्स लगेगा 5 mg, ब्रास पे बताइए सिर्फ 3 है तो 3 mg, ओके। बताओ अब लेंथ का रेशियो देखो, द रेशियो ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर का रेशियो दे रखा है कितना P, तो ये हो जाएगा क्या 1/P, क्योंकि डायमीटर का किसका दे रखा है, स्टील एंड ब्रास, यहाँ पे ब्रास एंड स्टील है, तो 1/P का स्क्वायर, राइट। यंग मॉडुलस का देख फिर लेंथ का रेशियो, तो लेंथ का कितना दे रखा है Q, और बताइए यंग मॉडुलस का रेशियो कितना R, तो इनटू 1/R, तो हो गया 5Q/3P² R। क्या बताइए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा सेकंड यहाँ पे सही होता हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं क्यूबिकल ब्लॉक इज फ्लोइंग इन अ लिक्विड व्हेन हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन द लिक्विड व्हेन द होल सिस्टम एक्सेलरेट्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन g/3 द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड इन द लिक्विड विल बी। तो बताओ रो बॉडी अपॉन रो लिक्विड इक्वल टू होता है वॉल्यूम सबमर्ज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो बताइए ये जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ g है, वैसे भी जब आप g/3 से इसे एक्सेलरेट कराएंगे तो g की इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगी g + g/3, तो इसके कारण बायंसी भी उसी फैक्टर से बढ़ेगी। तो बताइए जो फ्रैक्शन है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओके, जो इनिशियली था वही फाइनली रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं ओपन ट्यूब इज इन रेजोनेंस विद इट्स स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज n0 इफ ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर, ओपन ट्यूब थी, तो बताओ जो फ्रीक्वेंसी होगी n0 ये कितना हो गया v/2l, राइट। सो दैट 75% ऑफ लेंथ ऑफ ट्यूब इज इनसाइड वाटर। तो बताओ जब 75% लेंथ इनसाइड वाटर है यानी 3l/4 वाटर के अंदर है, तो बच्चा कितना l/4, राइट। तो जो नई फ्रीक्वेंसी होगी पहले तो इसके लिए ये क्लोज हो गया, तो लिखेंगे v/4 इंटू लेंथ जो कि हो गई इफेक्टिव l/4, तो बताओ ये हो गया v/l, तो यानी n की वैल्यू आ गई 2n0, राइट। तो ऑप्शन कौन सा सेकंड सही होता हुआ। Which of the following graph shows the variation of electric field due to a hollow spherical conductor of radius r as a function of distance from the center of sphere। बताओ स्फीयर के जो अंदर है हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, तो हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0, और जैसे ही बाहर निकलते थे तो क्या 1/r² के प्रोपोर्शनल डिक्रीज करती थी, यानी बताइए ऑप्शन कौन सा पहला सही होता हो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं स्मॉल स्फीयर कैरिंग अ चार्ज q इज हैंगिंग इन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज t0। व्हेन पैरेलल प्लेट्स आर चार्ज्ड द टाइम चेंजेस टू t/t0 इज इक्वल टू, तो बताओ t0 सिंपली क्या होगा, t0 होगा जब कुछ भी नहीं लगा है, तो t0 लिखोगे क्या
2 पाई अंडर रूट LYG, राइट। बताइए जैसे ही यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे तो चार्ज Q है, तो बताओ इस पे जो फोर्स लगा वो इधर mg के साथ QE भी लगा, तो इसका जो G इफेक्टिव हो गया वो हो गया G प्लस QE बाई एम, राइट। तो G इफेक्टिव G प्लस QE बाई एम हो गया। तो बताओ जो टाइम पीरियड T लिखोगे वो लिखोगे 2 पाई अंडर रूट LY G प्लस QE बाई एम, राइट। तो दोनों को डिवाइड कर दो तो T बाई टी नॉट, बताइए ये आ गया कितना, G अपॉन G प्लस QE बाई एम की पावर हाफ, राइट। यानी ऑप्शन कौन सा, तीसरा सही होता हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कंसीडर द 4 सर्किट शोन इन द फिगर इन विच सर्किट पावर डेसिपेटेड इज ग्रेटेस्ट। तो बताओ P इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, V स्क्वायर बाई R, राइट। तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम लग रखा है, तो जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा मिनिमम, बताओ उसके अक्रॉस पावर कंजम्पशन मैक्सिमम सर्किट में। तो बताओ अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 2R है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2R ये और ये है, और यहाँ पे ये R/2 और ये R3R/2, और यहाँ पे कितना R/2। तो बताओ यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये 2R और ये R, ये हो जाएगा 2R/3 R इक्विवेलेंट में, ये 2R और ये हो जाएगा R/2 और R 3R/2, जबकि यहाँ पे कितना है R/2। तो यहाँ पे R जो है वो मिनिमम, तो R मिनिमम तो पावर कंजम्पशन मैक्सिमम, ओके। यानी ऑप्शन कौन सा, पहला सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं AB is the wire of uniform resistance, the galvanometer G shows no deflection when length AC is 20 and CB is 80। तो बताओ ये लेंथ 20 है, ये लेंथ 80 है, ओके। तो बताओ R अपॉन 20 मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए 80 अपॉन 80। तो बताइए R की वैल्यू यहां से आ गई कितना 20, यानी ऑप्शन कौन सा, तीसरा सही हो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस इज 48 वोल्ट एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X एंड Y पॉइंट्स विल बी। तो देखें भाई 48 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। आप अगर सर्किट में देखें तो ये 24 और ये 8 दोनों लगे हुए हैं कैसे, पैरेलल में। तो अगर ये पैरेलल में है तो बताओ इनका आर इक्विवेलेंट सबसे पहले निकालें, तो इनका आर इक्विवेलेंट आ गया 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/8 प्लस 1/24। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 6 ओम, ओके। तो बताइए इनके अक्रॉस जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना है, 6 ओम है। इन तीनों का आर इक्विवेलेंट जरा निकालें एक बार, तो इन तीनों का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो लिखेंगे 1/r इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, राइट। तो इनका अगर निकालेंगे तो ये आ गया कितना 60 LCM, तो ये हो गया तुम्हारा 10 ओम, ठीक। तो इस 6 ओम के साथ ये 10 ओम लगा हुआ है पैरेलल में, और साथ में ऊपर ये लगा हुआ है 3 ओम, और यहां पे ये लगा हुआ है 1 ओम, ओके। ये पहुंच गया कहां, X, और ये क्या है Y, ठीक। बताओ इस 6 ओम के अक्रॉस तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था कितना 48 वोल्ट। तो बताओ 6 ओम के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें 48 वोल्ट दे रखा है तो इसमें करंट तुम निकाल सकते हो I इक्वल टू क्या V/R, यानी 48/6, यानी कितना आ गया 8 एम्पियर। तो करंट तुम्हें 8 एम्पियर मिल गई। आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का निकाल लो, तो सारे सीरीज में, तो बताओ 3 और 10 13, 6 19 और 1 20। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हो गया कितना 20 इंटू 8, यानी I इंटू R, तो ये हो गया 160 वोल्ट, ओके। यानी ऑप्शन तुम्हारा पहला यहाँ पे बच्चों सही होता हुआ, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है स्क्वायर लूप ऑफ साइड A hangs from an insulating hanger of spring balance. The magnetic field of strength B occurs only at the lower edge. It carries a current I. Find the change in reading of spring balance if the direction of current is reversed. तो बताओ अभी इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो बताओ आप लिखेंगे यहाँ पे
नीचे mg तो लगेगा ही, क्या बताइए, जो फोर्स आएगा इस वायर के कारण लिखते हैं I टाइम्स dl क्रॉस b, तो बताइए dl क्रॉस b कराया, जो फोर्स आया IBL मैग्नेटिक फोर्स, ये भी कहां, नीचे की तरफ, राइट। तो अभी जो F1 लिखोगे वो लिखोगे mg प्लस IBL। क्या बताएं, अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो कह रहे हैं इट कैरीज अ करंट, आई फाइंड द चेंज इन रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इफ द डायरेक्शन करंट इज रिवर्स्ड, राइट। तो बताओ अगर करंट की डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया तो जो F2 आएगा वो आएगा mg माइनस IBL। तो चेंज कितना आया, तो आपने कहा सर चेंज आ गया 2IBL का, राइट। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो a दी हुई थी, तो ऑप्शन कौन सा हमारा, सेकंड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट लिखते थे m इक्वल टू I इंटू ए। I क्या लिखोगे, तो आपने कहा घूम रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो बताओ इलेक्ट्रॉन तो चार्ज हो गया, v स्पीड से घूम रहा है, तो EYT, इस सर्कल में घूमने में v स्पीड से इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगा होगा वो टाइम हमने लिखा। एरिया कितना, तो आपने कहा इसकी रेडियस है r, तो एरिया इसने कवर किया पाई r स्क्वायर। तो E अपॉन, बताइए जो टाइम हुआ, तो आपने कहा चलना है 2 पाई r, स्पीड है भी, ठीक, इनटू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई गया, एक r से r गया, तो आ गया क्या, EVR/2, यानी ऑप्शन कौन सा, सेकंड सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द 8th मैक्सिमम विद वेवलेंथ λ1 is at a distance d1 from the central maxima and 6th maximum with wavelength λ2 is at a distance d2। तो बताओ d1 इक्वल टू, d इक्वल टू लिखते हो n लैम्डा dy d, राइट। तो ये d1 हो जाएगा। तो देखें जरा भाई, तो यहाँ पे d की जगह a ले लेते हैं, चलिए मान a है क्या, दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी, ठीक है। तो d1 आप लिखेंगे, तो आपने कहा कौन सा मैक्सिमा बन रहा है, λ1 का 8, तो लिखेंगे 8 λ1 dy a, और d2 लिखेंगे 6 λ2 dy a, दोनों को कर दें डिवाइड। तो बताओ dy ये कैंसिल हुआ, ये आ गया d1 बाई d2 इक्वल टू 4/3 टाइम्स λ1 बाई λ2। ओके, ऑप्शन कौन सा, सेकंड सही होता है। 17 कह रहे two Polaroids are placed in the path of unpolarized beam of intensity I0 such that no light is emitted from the second Polaroid if a third Polaroid whose polarization makes an angle theta। तो बताइए, आपसे कहा गया दो पोलराइड रखे हैं कुछ ऐसे कि इनसे कोई इंटेंसिटी पास ना हो। तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों के बीच एंगल कितना हो, 90 डिग्री। यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आई है I0। ओके, फिर कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक तीसरा पोलराइजर रखा गया, जिस पोलराइजर की एक्सिस जो अपना पहला वाला पोलराइजर है उससे थीटा डिग्री एंगल बनाती है। तो ये एंगल बना कितना, थीटा। तो यहाँ पे बताइए इंटेंसिटी आई I0, ये I0/2 होगी यहाँ पे, क्योंकि ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, ठीक। और बताइए यहाँ पे कितनी, तो आपने कहा यहाँ पे होगी I1, और I1 की वैल्यू हो जाएगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। बताइए अगर यहाँ से एंगल थीटा बन रहा है तो इस एक्सिस से इसकी एक्सिस से एंगल बना होगा 90 माइनस थीटा, राइट। तो बताइए जो यहाँ पे आप I2 लिखेंगे, दैट I2 विल बी I1 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। यानी बताइए I1 की वैल्यू थी I0/2 cos स्क्वायर थीटा, और बताइए ये बन गया sin स्क्वायर थीटा। ओके, ये बनता हुआ। तो बताइए जब ये बन रहा है तो यहां पे हमें थोड़ी sin 2 थीटा की खुशबू आ रही है, और जब sin 2 थीटा की खुशबू आ रही है तो उस खुशबू का थोड़ा मजा लेते हैं। तो I2 इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास
अगर मुझे यहाँ साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करना है तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊंगा, राइट। तो ये बन जाएगा I0/8, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो देगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा क्या, साइन 2 थीटा का स्क्वायर। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही होता हुआ, पहला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 2 हाफ्स along XOX dash and YOY dash as shown in the figure. Let F dash and F double dash be the focal length of the complete length of each half in case. Okay. Respectively in case 1 and case 2. ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें बताना। तो बताओ जो F है, ये F तो कंप्लीट लेंस की फोकल लेंथ हो गई, ठीक। केस 1 में XOX डैश के अलोंग काटा है। तो बताओ केस 1 में जब तुम इस लेंस को ऐसे काटोगे तो जो तुम्हारा लेंस मेकर फॉर्मूला होता था उस फॉर्मूले को जरा देखो। तो आप लिखते थे 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स, राइट, 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो यहाँ तो इक्वी कॉन्वेक्स है तो ये हो जाएगा कितना, म्यू माइनस 1 टाइम्स 2/r। ओके, तो बताएं इस केस में ना तो आपने जब ऐसे कट किया तो ना तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला और ना ही आपने रेडियस बदली। तो बताओ जो तुम्हारा एफ डैश है वो एफ के बराबर ही रहेगा, राइट। फिर कह रहे हैं कि दूसरे केस में एफ डबल डैश है और अब कैसे कट किया, वाई ओ वाई डैश के अलोंग। तो बताओ वाई ओ वाई डैश के अलोंग जब कट करोगे तो इस तरह से होगा, ठीक। तो बताओ जब ये इस तरह से हो गया लेंस तो आप लिखेंगे अब इसके लिए 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। तो जो f डबल डैश आ गया ये हुआ म्यू माइनस 1 टाइम्स 1/r, राइट। तो जो f डबल डैश है क्या ये बताइए 2f के बराबर होता हुआ, यानी बताइए ऑप्शन आपका कौन सा, चौथा यहां पे सही होता हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं शोन इन द फिगर हियर इज अ कन्वर्जेंट लेंस प्लेस्ड इनसाइड अ सेल फिल्ड विद अ लिक्विड। The lens has focal length 20 centimeter when in air and its material has refractive index of 1.50. If the liquid has refractive index 1.6, then focal length of the system is. Okay. ये आपसे पूछा गया है तो देखें भाई, देखें तो देखो 1/f इक्वल टू क्या लिखेंगे 1.5 माइनस 1 इंटू 2/r, म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, राइट। तो 1/f कितना है आपके पास 20 इक्वल टू 0.5 इंटू 2 यानी 1/r। तो r की वैल्यू आ गई कितना 20। आप इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन मान सकते हैं कि एक ये लेंस है, राइट, साथ में एक ये लेंस है, राइट, और उसके साथ में एक ये लेंस है, ठीक है। तो बताओ ये लेंस है, ओके, ये तुम्हारा लिक्विड हो गया, ये तुम्हारा लिक्विड हो गया। तो देखो अब बताएं ये तुम्हें रेडियस पता है तो इसकी फोकल लेंथ को मान लें f1, इसकी फोकल लेंथ f2 और इसकी फोकल लेंथ f3। तो 1/f इक्विवेलेंट आप लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, राइट। तो सबसे पहले f1 निकाल लेते हैं। f1 कितना लिखेंगे देखें जरा, तो लिखा जाएगा 1/f1 इक्वल टू 1.6, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1.6, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 माइनस 1 टाइम्स 1/,
बताइए इसकी रेडियस पहली इनफाइनाइट माइनस ओके 1y इनफाइनाइट, और बताइए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं लाई करेगा, तो r को लेंगे कैसा पॉजिटिव, तो -1/20 राइट। और 1/f2 तो आपको पता ही है कितना 20, फिर निकालते हैं क्या 1/f3, तो 1/f3 भी लिखेंगे कितना 1.6 -1 इंटू, अब पहले इसके कर्वेचर अगर लिखें तो 1/r, और r कितना 20, लेकिन बताइए लाइट रे आ रही है इधर से, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, तो माइनस का राइट, -1/∞ ओके। तो बताइए ये आ गया आपके पास 0.6/20, वो भी माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 3/100 ओके। क्या बताइए ये भी आ गया तुम्हारे पास माइनस का 3/100 ओके। तो बताओ अब 1/f इक्विवेलेंट लिखना शुरू करें, तो लिखेंगे f1 को -3/100, f2 को 1/20, f3 -3/100, तो बताओ ये हो गया माइनस का 6/100 और ये प्लस 5/100 राइट। तो बताओ 1/f इक्विवेलेंट आ गया -1/100, यानी f इक्विवेलेंट आ गया आपके पास माइनस का 100 ओके। यानी ऑप्शन कौन सा, फोर्थ यहाँ पे सही होता हुआ ओके। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं द लाइट रेज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन प्रिज्म ऑफ एंगल 45 एंड द लाइट रे फॉल्स ऑन द अदर सरफेस एट 90 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज म्यू एंड द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा आर गिवन बाय ओके। तो कह रहे हैं ये आपके पास जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म पे जो लाइट रे पड़ती है वो यहाँ पे 60 डिग्री पे आई ओके, और बताइए यहाँ पे जो है 90 डिग्री पे पड़ी, जब यहाँ पे 90 डिग्री पे पड़ी तो ये ऐसे ही निकल जाएगी। ये एंगल कितना था 45 डिग्री, तो बताइए R1 और प्लस R2 इक्वल टू A होता है, R2 यहाँ पे 0 हुआ तो R1 हो गया कितना 45, तो बताइए R1 45 हुआ तो हम यहाँ पे लगा देंगे क्या स्नेल्स लॉ, तो लिखेंगे 1 sin 60 इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताना था म्यू sin 45 ओके। तो बताइए 1 sin 60 यानी √3/2 इक्वल टू म्यू इंटू 1/√2, तो बताओ म्यू की वैल्यू कितनी आएगी √3/2 ओके। ये आ गया म्यू। डेल्टा इक्वल टू आप लिखते हैं I प्लस E माइनस ए, बताओ I हुआ आपके पास 60, E हुआ 0, A हुआ कितना 45, तो आ गया हमारे पास कितना 15 डिग्री राइट। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा, चौथा सही होता हुआ ओके। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं व्हेन पीएन जंक्शन इज नॉट कनेक्टेड टू एक्सटर्नल वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन P2 एंड साइड, तो बताओ क्या जब पीएन जंक्शन हम देखते हैं तो बताइए ये आपका P हुआ, ये N हुआ, और बताइए ये डिप्लीशन लेयर हुई। डिप्लीशन लेयर में क्या बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो N से P साइड की तरफ बनती थी, यहाँ हो जाता था क्या नेगेटिव और यहाँ एक्यूमुलेट हो जाता था क्या पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाती थी, तो हम कहते थे ये हाई पोटेंशियल पे होगा कौन N और P होगा लो पोटेंशियल पे राइट। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ, N इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट फ्रॉम N टू P साइड, बिल्कुल सही है। N साइड इज एट हायर पोटेंशियल, बिल्कुल सही है। डिफ्यूजन करंट इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट, तो हम कहते थे यहाँ पे जितना डिफ्यूजन होगा उतना ड्रिफ्ट होगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही था। नेट करंट फ्लोज फ्रॉम P टू ई, नेट करंट होती है कितनी 0, तो स्टेटमेंट गलत, तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही होता है राइट। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं व्हिच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, तो ट्रुथ टेबल बना के चेक कर लेते हैं एक बार। 0 0 ये हम A और B के लिए लिख रहे हैं और आउटपुट हो गया तुम्हारा Y राइट। तो बताओ अगर हम यहाँ 0 0 करें तो यहाँ 1 और 1 पहुंचेगा, 1 + 1 होना चाहिए था, 1 बनेगा कितना 0 राइट। फिर हमने यहाँ पे 1 और 0 डाल के देखा, तो यहाँ 1 और 0 डाला तो यहाँ पहुंचा 0, यहाँ पहुंचा 1, 1 + 1 होना चाहिए था, 1 बनेगा कितना 0। क्या बताओ 0 और 1 के डाल के भी देखेंगे तो भी 0, 1 और 1 डाल के देखा तो 1 और 1 यहाँ 0 पहुंचे, 0 + 0 बनेगा 1 ओके। तो बताओ ये जो इनपुट है
ये एंड गेट का इनपुट है, ये जो टेबल है ये एंड गेट की टेबल है, इसलिए हमारे साथ हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम इट्स 4th to 5th स्टेशनरी ऑर्बिट, द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। ओके, तो बताओ एंगुलर मोमेंटम आप लिखते हैं क्या, L इक्वल टू NH/2π। ठीक, L5 कितना लिखेंगे, 5वें में गया है तो 5H/2π। L4 लिखेंगे क्या, 4H/2π। तो डेल्टा L कितना लिखेंगे, तो डेल्टा L लिखा जाएगा L5 माइनस L4 जो कि हो गया H/2π। तो H की वैल्यू रख दीजिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 2π की वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 3.14, राइट। तो आ गया आपका 1.05 इंटू 10⁻⁻34, यानी ऑप्शन हमारे पास कौन सा, तीसरा आता हुआ, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक सरफेस, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 4.8 वोल्ट। If the same surface is illuminated with the radiation of double the wavelength, then stopping potential becomes 1.6 volt. Then threshold wavelength of the surface is, तो देख लें भाई क्या लिखते हैं हम, hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन को लिखेंगे क्या, hc by lambda थ्रेशोल्ड इक्वल टू कितना है, पहले केस में कहा है कितना, hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू EV नॉट लिखते हैं, EV नॉट पहले केस में कितना है 4.8, right? If the same surface is illuminated with the radiation of double the wavelength, तो ये हो गया hc/2 लैम्डा माइनस hc/लैम्डा नॉट इक्वल टू हुआ E इंटू अब कितना है 1.6। ओके, वेवलेंथ पूछी गई है कौन सी, थ्रेशोल्ड वाली, तो दोनों को कर दें डिवाइड, ये E hc आपस में निकल लिए, ये बचा तुम्हारे पास 3। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट इक्वल टू 3/2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा नॉट। ओके, इसको इधर हम ले जाते हैं तो ये बचेगा कितना आपके पास 1/2 लैम्डा और इक्वल टू ये बचा कितना 2 लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई यहां से हमारे पास 4 लैम्डा, राइट। यानी ऑप्शन हमारे पास कौन सा, सेकंड सही होता हुआ बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 0.5 मिलीमीटर एंड इट्स लीस्ट काउंट इज टू बी 0.005 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज, तो बताओ हम लिखते थे यहाँ पे NVSD इक्वल टू N-1 MSD, राइट। तो बताओ जो VSD है ये होता था N-1 अपॉन N MSD, ठीक, ये था। तो बताओ आप लीस्ट काउंट जो लिखते हो वो लिखते हो क्या, MSD माइनस VSD, तो हो गया MSD और माइनस N-1 बाई N MSD, ठीक। तो बताइए ये आ गया आपके पास N MSD माइनस N-1 MSD, तो MSD बाई N, ये आ गया क्या, लीस्ट काउंट। तो जो N है वो आ गया MSD बाई लीस्ट काउंट, ठीक। MSD मिन स्केल डिवीजन दे रखा है कितना, 0.5 मिलीमीटर 0.5 mm। ओके, बताइए, और ये दे रखा है आपको 0.005 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट, mm में लिखोगे तो 0.05, राइट। तो ये आ गया कितना 10। तो ऑप्शन हो गया हमारे पास कौन सा, पहला। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं, वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K is fixed to a vertical wall and the other to a block of mass M resting on a smooth horizontal surface. There is another wall at a distance x0 from the block. The spring is then compressed by 2x0 and released. तो स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया और कंप्रेस करने के बाद रिलीज किया, तो समझे जरा, स्प्रिंग ऑलरेडी यहाँ पे 2x0 कंप्रेस्ड है, तो ये जो स्प्रिंग है, अच्छा ये 2x0 डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है कितनी, x0। तो बताओ जब तुमने इसे यहाँ से छोड़ा तो ये यहाँ तक, इसका एक SHM कब कंप्लीट होता, जब ये यहाँ से जाता है यहाँ, फिर यहाँ 2x0 जाता, फिर वापस आता,
फिर यहाँ आता तब एक SHM कंप्लीट माना जाता। तो बताओ ये एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक जा रहा है, अगर टोटल टाइम पीरियड t था तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t/4, राइट। लेकिन बताइए जब यहाँ जाएगा तो ये x0 ही चल पाएगा क्या? बताइए x0 चल के यहाँ पे कोलिजन करेगा और फिर आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो ये यहाँ पे पूरा SHM नहीं कर पाया, आगे नहीं जा पाया, तो इसे यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ये निकालते हैं जरा। तो बताइए हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे क्या? x = a sin ओमेगा t, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो, ठीक है, ओरिजिन से। तो बताओ x कितना? 2x0, x कितना? x0, और ये कितना? 2x0। साइन ओमेगा की वैल्यू कितना? 2π/t इंटू टी, राइट। तो ये बताइए ये तुम्हारा 1/2 इक्वल टू आ गया साइन 2π/t इंटू टी, राइट। याद रखें t यहां से यहां तक का टाइम है। तो बताएं ये हो गया π/6 इक्वल टू 2π/t इंटू टी। तो बताइए यहां से t/12 आ गया यहां से यहां तक की जर्नी का टाइम। तो अगर टोटल टाइम की बात करें तो बताइए टोटल टाइम हो जाएगा तुम्हारे पास t/12 प्लस यहाँ का टाइम t/4, तो ये हो गया कितना? t/3। और t टोटल टाइम अगर हम लिखें तो t/3 यानी t की वैल्यू 2π√m/k/3, यानी बताइए 2π/3√m/k, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा? तीसरा सही होता हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं 2 simple pendulums of length 1.44 meter and 1 meter start swinging together. After how many vibration will they again start swinging together? Okay, तो पहले का टाइम पीरियड लिखें तो t1 इक्वल टू लिखेंगे 2π√1.44yg 2π√L/g। t2 लिखेंगे 2π√1yg, राइट। तो बताओ यहाँ पे देख सकते हो t1 इक्वल टू 1.2 टाइम्स t2 है, राइट। तो t1 इक्वल टू 1.2 टाइम्स t2 है, यानी बताइए t1 इक्वल टू 6/5 टाइम्स t2 है, यानी 5t1 इक्वल टू कितना होगा? 6t2। यानी पहला वाला कर ले जो बड़ा वाला पेंडुलम है वो कर ले 5 ऑसिलेशन और छोटा वाला कर ले कितना? 6 ऑसिलेशन। तो 5 ऑसिलेशन ऑफ स्मॉलर पेंडुलम गलत बात, 6 ऑसिलेशन ऑफ स्मॉलर पेंडुलम सही बात, 4 ऑसिलेशन ऑफ बिगर पेंडुलम गलत बात, 6 ऑसिलेशन ऑफ बिगर पेंडुलम गलत बात। ऑप्शन तुम्हारा दूसरा सही होता हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCD एज शोन, हीट रिजेक्टेड। तो बताइए डेल्टा क्यू पूछा है और बताइए साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू 0 होगा, तो डेल्टा क्यू W के बराबर। और बताओ एरिया निकालें अगर तो ये हो गया डिफरेंस P और वॉल्यूम का 2V, तो हो गया 2PV, यानी आंसर तुम्हारा पहला आता हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं सिस्टम गोज फ्रॉम A to B via 2 process 1 and 2 as shown. If delta U1 and delta U2 are the changes in internal energies process 1 and 2 respectively, then क्या बताइए डेल्टा U जो है, डेल्टा U होता था क्या? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन नहीं होता था। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता था, तो चाहे आप इस पाथ से जाइए चाहे इस पाथ से जाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, डेल्टा U1 और डेल्टा U2 दोनों बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे मेटल रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A and A as shown in figure. The ends are maintained at a temperature 100 degree and 70 degrees. The temperature at middle point is, तो मिडिल पॉइंट का टेम्परेचर मान लिया हम लोगों ने थीटा, यहाँ से हीट आई होगी H, क्या बताइए सारी की सारी हीट यहाँ ट्रांसमिट हुई होगी, राइट। तो बताइए H की वैल्यू लिखें तो इसके लिए लिखेंगे H की वैल्यू बड़े वाले के लिए K इंटू इसका एरिया कितना 2A, ठीक, टाइम्स 100 माइनस यहाँ का टेम्परेचर थीटा, यही हीट इसमें गया है, तो इक्वल टू इसके लिए लिखेंगे K इंटू एरिया A, राइट, K इंटू एरिया A, और ये बना कितना थीटा माइनस 70। ओके, तो बताओ K A कैंसिल होता हुआ, ये बचा तुम्हारे पास 200
माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 70, तो बताइए ये हो गया आपके पास 270 इक्वल टू 3 थीटा, थीटा की वैल्यू आती हुई 90 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ऑप्शन कौन सा? तीसरा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं स्फीयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 600 Kelvin is placed in environment of temperature 200 Kelvin. Its cooling rate is H. If its temperature reduced to 400 Kelvin, then cooling rate in same environment will become. तो बताओ H1 जो है, जिसकी वैल्यू तुम H लिख रहे हो, अपॉन H2 इक्वल टू क्या लिखोगे? तो ये लिखा जाएगा क्या बताओ? T टू द पावर 4 माइनस T सराउंडिंग की पावर 4 अपॉन T2 टू दी पावर 4 माइनस T सराउंडिंग की पावर 4। तो H अपॉन H2 लिखिए जरा, ये हो गया कितना? 600 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4 अपॉन ये हुआ तुम्हारा 400 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4। ओके, तो यहां से जब H2 की वैल्यू निकाली तो ये 3/16 टाइम्स H आई। ओके, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा? पहला यहाँ पे सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं द एडजेसेंट फिगर शो द वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद ऑर्बिट रेडियस r ऑफ अ सैटेलाइट इन सर्कुलर मोशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बताइए? काइनेटिक एनर्जी, हमने एक रिजल्ट हम लोगों को याद होना चाहिए यहाँ पे कि टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, और बताइए यही टोटल एनर्जी होती थी क्या? पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, राइट? के इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो के जब ऑलवेज पॉजिटिव है तो ए किसके लिए हो गया? के के लिए। ओके, क्या बताइए जो टोटल एनर्जी है, अगर के ऑलवेज पॉजिटिव है, टोटल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी रहेगी नेगेटिव में। तो ये बताइए हो गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और ये हो गया किसके लिए? टोटल एनर्जी के लिए, राइट? तो बताइए क्या लिखा हुआ है, देख लें। A shows the kinetic energy, B shows the total energy and C is the potential energy of satellite. तो A kinetic energy, B को कह दिया total energy and C is the potential energy of satellite। तो ये गड़बड़ होता हुआ। B क्या है? potential energy। A and B are kinetic energy and potential energy respectively, right? बिल्कुल सही। And C is the total energy। तो ये स्टेटमेंट सही होता होगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हैं ऑल 6 कैपेसिटर शोन आर आइडेंटिकल, ईच कैन विथस्टैंड मैक्सिमम 200 वोल्ट बिटवीन द टर्मिनल्स, द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी सेफली अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी। तो बताओ ये सारे पैरेलल में लगे हुए हैं, तो ये अपने अक्रॉस कितना विथस्टैंड कर पाएंगे? 200। ये सारे भी पैरेलल में लगे हुए हैं, तो ये भी अपने अक्रॉस कितना विथस्टैंड कर पाएंगे? 200 वोल्ट। तो बताओ जब ये अपने अक्रॉस 200 वोल्ट कर सकते हैं तो ए और बी के अक्रॉस मैक्सिमम कितना विथस्टैंड हो सकता है? 400 वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा? सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं विच द फिगर गिव्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस थ्रू 5 रीजन्स ऑन एक्स एक्सिस। ये रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 है, रीजन 4 है, रीजन 5, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दीज रीजन्स। क्या बताइए? E इक्वल टू हम लिखते थे माइनस dv बाई dx या माइनस dv बाई dr, यहाँ x है तो dv बाई dx, राइट? तो बताइए यहाँ पे यानी कह सकते हैं कि E का जो मैग्नीट्यूड है ये dv बाई dx के प्रोपोर्शनल होगा, जहां स्लोप जितना ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा, राइट? तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे dv बाई dx लाइन स्ट्रेट है तो स्लोप 0, dv बाई dx 0। यहाँ पे बताइए लाइन स्ट्रेट है, dv बाई dx 0। यहाँ भी बताइए पोटेंशियल इसके बाद कांस्टेंट ही है तो dv बाई dx कितना? 0। तो बताइए 1, 3 और 5 में dv बाई dx 0 होना चाहिए। और अगर आप बात करें 2 और 3 की तो आप कहेंगे जो स्लोप है dv बाई dx 5 में ज्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज इन कंपैरिजन टू dv बाई dx एट 2 रीजन। तो कह सकते हैं E5 जो है वो ज्यादा होगा किससे? E2 से। तो E1, E3 और E5 एक दूसरे के बराबर होने, सॉरी ये E4 हुआ, दिस इज E4, ठीक? और E2 जो है वो E4 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा? सेकंड इस कैटेगरी में फिट बैठ रहा है, राइट?
क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं असर्शन में इन द फॉलोइंग सर्किट ईएमएफ इज 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 1 ओम एंड आर इक्वल टू 1 ओम देन रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज 1 वोल्ट। ये असर्शन है। चेक कर लेते हैं भाई। ई कितना है 2, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है 1 ओम, एक्सटर्नल 1 ओम, तो टोटल आर हो गया, टोटल आर इक्विवेलेंट हो गया कितना 2 ओम, राइट। तो टोटल आर इक्विवेलेंट 2 ओम, आई की वैल्यू कितनी 2/2 1, राइट। तो बताइए आपको वोल्टमीटर के अक्रॉस रीडिंग चाहिए, तो वोल्टमीटर के अक्रॉस रीडिंग ये वाली भी हो सकती है, राइट। तो अगर हम वोल्टमीटर के अक्रॉस रीडिंग लिखें तो I इंटू आर, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी 1 वोल्ट। तो असर्शन एकदम सही। रीजन देखते हैं। V इक्वल टू E माइनस आई आर होगा वेयर E इज 2 वोल्ट एंड I इज 1 एम्पियर एंड R इज 1 ओम। क्या बताइए एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, राइट। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा 1 होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं द वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन V इक्वल टू 100 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी, राइट। तो बताओ V इक्वल टू ये हो गया तुम्हारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 इंटू 2 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी, तो ये बन गया साइन 2 थीटा, तो हो गया 50 साइन 200 पाई टी, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू, वो गई कितनी 50, और अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो आपने कहा ओमेगा है सर यहाँ पे 200 पाई, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ इक्वल टू 200 पाई, राइट। पाई से पाई गया, एफ हो गया तुम्हारे पास कितना 100 हर्ट्ज। ऑप्शन क्या दे रहे हैं, पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स इज 100 वोल्ट्स, गलत बात। पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स इज 50 वोल्ट्स, सही बात। पीक वोल्ट ऑफ सोर्स इज 100/√2, गलत बात। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 50, गलत बात। 100 है, राइट। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, सेकंड सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट सेपरेशन ऑफ 2 mm इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग सोर्स वोल्टेज 400 वोल्ट, राइट। प्लेट एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट लिखते थे एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d∅dt, राइट। तो हो गया एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d∅ को क्या लिखोगे E इंटू a y dt टाइम, ठीक। E को लिखा क्या v/d, तो एप्सिलॉन नॉट v/d इंटू a y t, वैल्यू रखिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12, राइट। इंटू v की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा 400 वोल्ट है साहब, तो ये 400 हो गया, ठीक। इंटू बताइए एरिया कितना, तो आपने कहा एरिया तो सर 60 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 60 इंटू 10⁻⁴। डी कितना है, डिस्टेंस 2 mm, तो 2 इंटू 10⁻⁻3, और बताइए टाइम है 10⁻⁻6। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1.062 इंटू 10⁻⁻2, ओके। यानी ऑप्शन तुम्हारा कौन सा, सेकंड सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज द करंट मैक्सिमम जस्ट आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड। तो बताइए एलआर सर्किट है, एलआर सर्किट में t बराबर 0 पे जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर बनता था एक ओपन सर्किट, तो इंडक्टर बनता था जब ओपन सर्किट t इक्वल टू 0 पे, यानी हम कहते थे इंडक्टर वाली ब्रांच में t बराबर 0 पे कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है, ओके। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग करंट मैक्सिमम, तो बताओ यहाँ पे ओपन सर्किट बना दें जरा, तो यहाँ पे तो करंट कितना हो गया 0, यहाँ भी ओपन सर्किट बना दे, तो क्या बताइए सारा का सारा करंट यहाँ से जाएगा, तो I इक्वल टू लिखेंगे आप VY। यहाँ भी बताइए ओपन सर्किट बना दें तो ये करंट यहाँ से निकल गया, तो जो I2 है ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, तो I3 को लिखोगे V/2R। तो बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट करंट इज मैक्सिमम, तो हम कह सकते हैं दूसरे में करंट मैक्सिमम है, राइट। तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे हैं a triangular wire frame of area √3 meter square is placed in region of time variant magnetic field having dV/dt √3 Tesla per second. The magnetic field is perpendicular to the plane of triangle. The base of triangle AB has a resistance 1 ohm while the other two sides have resistance 2 ohm each. The magnitude of potential difference between points A and B will be.
ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको। तो बताओ, फाई इक्वल टू लिखोगे बी इंटू ए, राइट, डी फाई बाई डी टी लिखोगे बी इंटू ए इंटू डी वी बाई डी टी, राइट। ए है √3, डी वाई बाई डी टी भी है √3, तो हो गया कितना 3, ओके। तो ए इंड्यूस्ड आपके पास कितना आ गया 3, ठीक। करंट निकालना है भाई, तो करंट लिखेंगे क्या, ई इंड्यूस्ड अपॉन आर, और आर कितना है भाई साहब आपके पास, तो आपने कहा सर दो साइड का आर इक्विवेलेंट 2 ओम है, अदर टू साइड है रेजिस्टेंस 2 ओम ईच, और ए बी का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तीनों सीरीज में, तो आई की वैल्यू आ गई, ई इंड्यूस था 3 अपॉन तीनों सीरीज में तो आ गया 5, यानी 0.6 एम्पीयर, राइट। आपसे पूछा गया ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी ए बी क्या लिखेंगे, तो आपने कहा आई इंटू आर, आई की वैल्यू 0.6, आर की वैल्यू 1, तो आ गया 0.6 वोल्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे हैं टू masses m1 equal to 1 kg, m2 equal to 2 kg are connected by a light and extensible string and suspended by means of weightless pulley as shown in the figure. Assuming that both the masses start from rest, the distance traveled by the center of mass in 2 seconds. तो बताएं, ये नीचे जाएगा 2g से फोर्स लगेगा, राइट। बताएं, इस पे नीचे फोर्स लगा g, यहाँ टेंशन t, यहाँ टेंशन t, ओके। तो बताएं एक्सेलरेशन क्या लिखते थे, m2 माइनस m1 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो बताओ a इक्वल टू हो जाएगा m2 माइनस m1, यानी 2 माइनस 1 टाइम्स g अपॉन 3, यानी a की वैल्यू आ गई g बाई 3, राइट। तो बताओ एसीएम निकालना है, एसीएम कितना लिखते थे, तो एसीएम लिखते थे m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो बताइए हम लिखते हैं जरा, एक्सेलरेशन इसका कहाँ g/3 नीचे की तरफ, इसका g/3 ऊपर की तरफ, राइट। तो बताओ इसके लिए लिखेंगे ACM इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन g/3, डायरेक्शन है माइनस जे कैप, इसके लिए प्लस 1 इंटू g/3 डायरेक्शन जे कैप, राइट, अपॉन टोटल मास कितना 3। तो बताइए जो ए बचा हमारे पास 2g/3 माइनस g/3 यानी g/9, ओके, डायरेक्शन माइनस जे, ओके। तो बताइए आपसे एक्सेलरेशन मिल चुका है किसका, सेंटर ऑफ मास का, आपसे पूछा गया सीएम का डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो बताएं एक्स सीएम कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, तो लगाएंगे क्या ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड थी 0, तो हाफ ए टी स्क्वायर, यानी हाफ एक्सेलरेशन कितना g/9, ओके, इनटू कितना टाइम था 2 सेकेंड, ओके, तो इनटू 4। तो बताओ ये हो गया तुम्हारा 2g/9 यानी 20/9। तो ऑप्शन कौन सा, पहला, राइट। 41 कह रहे हैं कॉर्ड इज यूज्ड टू लोअर वर्टिकली अ ब्लॉक ऑफ मास m by a distance d with constant downward acceleration g/4, वर्क डन बाय कॉर्ड। तो जो कॉर्ड है क्या बताओ, ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g/4 से नीचे ले जा रही है इसको, तो नीचे mg ऊपर t, वर्क डन बाय कॉर्ड यानी वर्क डन बाय टेंशन, तो लिखेंगे mg माइनस t इक्वल टू mg/4, यानी बताइए t की वैल्यू आ गई 3g/4, ओके, 3mg/4। ये आ गई टी की वैल्यू, राइट। तो बताएं आपसे पूछा गया वर्क डन बाय कॉर्ड, तो कॉर्ड जा रही है नीचे, तो डब्ल्यू कॉर्ड क्या बताओ माइनस होगा टी इंटू डी, तो ये हो गया माइनस ऑफ 3/4 mg इंटू डी, ओके। तो ऑप्शन तुम्हारा तीसरा होता। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर another disc of diameter r is removed, the center of mass of remaining portion from O is। तो बताइए ये तुम्हारे पास जो टोटल डिस्क थी, इस टोटल डिस्क की रेडियस r थी, ठीक,
क्या बताओ, m इक्वल टू हम लिखते हैं सिग्मा इनटू एरिया, एरिया यहाँ पे कितना पाई आर स्क्वायर, राइट। तो बताओ इससे जो रिमूव्ड मास है वो रिमूव्ड मास मान लो m1 है, टोटल मास m था। तो m1 की वैल्यू क्या लिखोगे, तो आपने कहा जो डायमीटर इसकी कितनी है r, यानी जो कैविटी रिमूव की गई है इसकी कितनी होगी r/2, तो होंगे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, यानी बताइए m1 जो होगा वो कितना m/4। आपने मास रिमूव किया है तो उसको माइनस करेंगे, तो बताएं XCM आप लिखेंगे m इंटू इनिशियल मास कितने पे था, अगर कंप्लीट डिस्क होती तो उसका मास था सेंटर ऑफ मास 0,0 पे, तो m इंटू 0 माइनस m/4 हटाया, और बताइए इसका CM था r/2 पे अपॉन m माइनस m/4, ओके। तो ये हो गया तुम्हारे पास माइनस का r/6, 3m/4, 4 से 4 कैंसिल, राइट। बताएं यानी जो CM है वो इधर शिफ्ट हुआ होगा कितना r/6, तो बताओ ये जो CM है अगर ये इधर शिफ्ट हुआ होगा r/6, तो आपसे पूछा गया है कहां से, O पॉइंट से, तो O पॉइंट से डिस्टेंस होगी इसकी कितनी r प्लस r/6, यानी कितना 7r/6, राइट। यानी ऑप्शन हमारे पास कौन सा, तीसरा होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं a weightless thread can support a tension up to 30 Newton. A stone of mass 0.5 kg is tied to it and is revolved in a circle of radius 2 meter in vertical plane. If g is 10 meter per second square, then the maximum angular velocity of stone will be. तो बताइए जो स्टोन है जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा वर्टिकल प्लेन में, इस पे मैक्सिमम टेंशन तब होगी जब ये स्टोन नीचे होगा, राइट। नीचे लगेगा क्या mg, और बताइए तो आप लिखेंगे यहाँ पे T मैक्स माइनस mg इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। T मैक्स हुआ कितना 30 झेल सकते हैं, mg कितना 0.5 इंटू 10 इक्वल टू 0.5 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r कितना 2, राइट। तो बताओ ये 1 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 25, तो 25 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू आ गई कितना 5 रेडियन पर सेकेंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं YDS setup the fringe pattern is seen on screen placed at a distance d. The slits are separated by a distance small d and are illuminated by a light of wavelength lambda. The distance from the central point to the nearest point where the intensity falls to half of the maximum is. तो बताओ I इक्वल टू क्या लिखते हो 4I0 या I max cos स्क्वायर 5/2, राइट। तो ये हो गया आधी, तो 2I0 इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो यहाँ से बताइए ये हो गया तुम्हारा 1/√2 इक्वल टू cos 5/2, तो यानी 5/2 की वैल्यू आ गई π/4, यानी बताइए 5 की वैल्यू आ गई π/2, राइट। तो 5 की वैल्यू π/2, 5 को हम लिखते हैं 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो बताओ इसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें कितना π/2, तो बताएं जो डेल्टा एक्स आ गया ये आ गया λ/4, डेल्टा एक्स लिखते हैं क्या dxy कैपिटल D इक्वल टू λ/4। तो जो x है जो कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ओके, इसको y ले लेते हैं। तो बताओ जो y है वो y आ गया तुम्हारे पास कितना लैम्डा dy/4 स्मॉल d, ये आ गया। यानी बताइए हमारे पास ऑप्शन कौन सा, फोर्थ सही होता हुआ, राइट। कह रहे हैं इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज आर 1.5 and 6.25 सेंटीमीटर। Object is placed at 2 centimeter from the objective and final image is formed at 25 centimeter from the eye lens. The distance between the two lenses is, okay? तो देख लें भाई, जो यानी ट्यूब की लेंथ पूछी गई है तो लिखोगे क्या V0 प्लस UE, राइट।
तो ट्यूब की लेंथ जो आप लिखेंगे वी नॉट प्लस यूई, तो सबसे पहले वी नॉट और यूई की वैल्यू लिखना स्टार्ट करें। तो बताइए ऑब्जेक्टिव लेंथ के लिए आप क्या लिखेंगे, 1y वी नॉट माइनस 1y यूई इक्वल टू 1y एफओ, राइट। यूई कैसा होगा, तो आपने कहा सर यूई तो नेगेटिव होगा, यू नॉट सॉरी, ओके, यू नॉट कैसा होगा, नेगेटिव, ओके। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कितने पे, 2 सेंटीमीटर पे, तो यू नॉट माइनस का हुआ, तो हो गया 1y वी नॉट इक्वल टू 1y एफ नॉट, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ जाके माइनस 1y यू नॉट, ओके। तो हो जाएगा वी नॉट की वैल्यू एफ नॉट इंटू यू नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट, ओके। सिमिलरली बताइए अब यू ही निकालते हैं, तो लिखेंगे 1y, बताइए जो इमेज बन रही है वो किस पे, डी पे, तो 1y डी यानी नियरेस्ट डिस्टेंस पे, माइनस 1y क्या, यू ई, ओके, इक्वल टू क्या हो गया भाई, 1y एफ ई, राइट। तो ये डी माइनस का ये प्लस हो गया, राइट। तो बताइए हो गया 1y यू ई इक्वल टू 1y एफ ई प्लस 1y डी, तो ये हो गया हमारे पास यू ई इक्वल टू एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी, राइट। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, एल की वैल्यू आ गई, वी नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, एफ नॉट यू नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट प्लस ये हो गया एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी, ठीक, वैल्यू रख दे। फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज और 1.5 एंड 6.25, तो ये हुआ 1.5, यू नॉट कितना है 2, ठीक, अपॉन 2 माइनस 1.5, ओके, प्लस एफ ई कितना 6.25 इंटू नियरेस्ट डिस्टेंस 25 अपॉन ये हुआ 6.25 प्लस 25, राइट। तो बताइए ये आपके पास हो गया 1.5 इंटू 2 अपॉन 0.5 यानी 3 बाई 0.5 दैट इज 6, और ये आ जाएगा 5, राइट। तो हो गया कितना 11 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन तुम्हारा कौन सा, 4th यहाँ पे सही होता, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।